हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीपीएस एजुकेशन चैनल सिरोही नेम का था। हमने जो है पिछली क्लास के अंदर परागकण की संरचना के बारे में देखा था। तो अब जो है इसके आगे है परागकण से नर युग्मकोद्भिद कैसे बन जाते हैं या नर युग्मकोद्भिद मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो अपना जो टॉपिक रहेगा आज का नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन या फिर कहें मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो यहां पर जैसे कल भी एक डेफिनेशन बताई थी, एक बार फिर से उसको देखते हैं कि नर युग्मकोद्भिद होगा क्या। तो यहां पर यह रहता है जैसे ही जो परागकण बनता है वह अंकुरित हो जाता है या फिर कहीं परागकण के अंदर पराग नली का निर्माण हो जाए, उसमें नर युग्मक बन जाए, तो उसी संरचना को हम नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। यानी पराग नली युक्त अंकुरित परागकण को जिसमें नर युग्मक उपस्थित हो वह संरचना नर युग्मकोद्भिद कहलाती है। तो यदि इसको देखें पराग नली युक्त अंकुरित परागकण को नर युग्मकोद्भिद। अब अपने को ये देखना है पराग नली है ये अंकुरित कैसे होगी, इसमें नर युग्मक कैसे बनेंगे। तो ये एक जो सिस्टमेटिक प्रोसेस है, अब इसको देखते हैं कि किस तरीके से ये प्रक्रिया चलेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब नर युग्मकोद्भिद का परिवर्तन होता है, जो फर्स्ट कोशिका होती है वह होती है लघु बीजाणु या परागकण। तो जो परागकण है, जो स्ट्रक्चर हमने बनाई थी, यानी परागकण की बात करें तो इस तरीके से इस तरीके से ये जो था परागकण का बाह्य छोर, इसके अंदर जो पार्ट था इस पार्ट को कहा था अंतःचोर। इसके बाद जो है कि ये जो पार्ट है इसके अंदर केंद्रक था इस तरीके से। केंद्रक, इसके बाद ये जो पार्ट था इस पार्ट के पास में ही रिक्तिका थी। रिक्तिका, और ये पार्ट हुआ जीवद्रव। और यहां पर जो ये पार्ट थे, ये छिद्र जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही थी, इसको कहा था हमने जनन छिद्र। और ये बाह्य चोल के अलंकरण है, एक उभार कहें तो हम इसे कहें
बाह्य चोल अलंकरण हुआ। तो ये जो सब पार्ट हैं, ये जो सब संरचनाएं हमने की थी कि परागकण की संरचना किस तरीके से होती है, जो हमने यहाँ पर दिखाई है। इसके बाद ये है कि इसमें अंकुरण होगा, पराग नली बनेगी, नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होगा, नर युग्मकों का निर्माण होगा। तो जो नर युग्मकोद्भिद बनने की जो या परिवर्धन की जो प्रक्रिया होती है वह 2 चरणों में होती है। यदि हम इसको देखें कि 2 चरण कौन कौन से होंगे, तो यदि इसमें देखें तो फर्स्ट जो चरण होता है वो परागण से पहले, सेकंड जो चरण रहता है वह होता है परागण के बाद। तो हम ये कहें कि इसका परिवर्धन 2 चरणों में। फर्स्ट जो है वो हुआ परागण से पूर्व, सेकंड जो पार्ट है वो हुआ परागण के पश्चात। ये 2 अलग अलग स्टेप होते हैं। दोनों स्टेप हम जो फर्स्ट में करेंगे वो करेंगे परागण से पहले, उसके बाद हम करेंगे परागण से पश्चात। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट नर युग्मकोद्भिद जो है, इसकी जो प्रथम कोशिका है वह कोशिका एक परागकण होता है, यानी ये संरचना, ये इसकी प्रथम कोशिका होती है। इसी को हम ये भी कह सकते हैं कि लघु बीजाणु ही नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है। अब इसके बाद होता क्या है, सबसे फर्स्ट स्टेप कि यहां पर जो ये केंद्रक है परागकण का, जो केंद्रक है, यानी परागकण एक कोशिकीय एक केंद्रकीय कुछ संरचना होती है। केंद्रक अगुणित होगा, यानी केंद्रक किस टाइप का है, एन हैप्लोइड। इसके बाद ये जो केंद्रक रहता है, ये केंद्रक इस जीवद्रव में किसी एक दिशा की ओर खिसक जाता है और ये उस दिशा में खिसकता है जिधर जनन कोशिका बनती है। दूसरा पार्ट कि रिक्तिका बड़ी होने के कारण भी केंद्रक खिसक जाता है। तो हम ये कहें कि ये जो केंद्रक है, ये जो संरचना है, यदि हम इनको देखें अब तो इस तरीके से कि जैसे ये पार्ट, इसके बाद बात करें जैसे ये पार्ट, ये पार्ट, इसके साथ में ये जो इसके अलंकर, ये केंद्रक इस दिशा की ओर आ गया, यानी केंद्रक जो है वो इधर खिसक चुका है। इसके साथ में इधर इसके कोशिका, रिक्तिका, सभी पार्ट उपस्थित रहेंगे। अब ये जो केंद्रक रहता है इसमें होता है समसूत्री विभाजन, और समसूत्री विभाजन होने से इस जगह पर 2 अगुणित केंद्रक बन जाते हैं। तो यहां पर केंद्रक बनेंगे 2 अगुणित, और 2 अगुणित जो केंद्रक बनते हैं इनमें से एक केंद्रक जो रहेगा वो इधर रहेगा, दूसरा केंद्रक इससे अपोजिट साइड में होता जाएगा। तो यदि यहां पर देखें तो अगले स्टेप में इस तरीके से ये पार्ट बनेगा। एक केंद्रक ये बन जाता है और दूसरा केंद्रक इधर बन जाता है। ये 2 केंद्रक बन गए। दोनों केंद्रकों की यदि बात करें तो इस तरीके से, और ये है अगुणित, हैप्लोइड है। अब ये जो केंद्रक बन रहे हैं, इन केंद्रकों में केंद्रक झिल्ली बन जाती है इसके चारों ओर,
कि यदि हम बात करें कि इसके चारों ओर इस तरीके से एक केंद्रक झिल्ली बन जाती है, और इसके बाहर हम ये कहें कि झिल्ली बनने से एक कोशिका बन गई इधर, कि एक झिल्ली ये आई तो एक झिल्ली ये बनने की वजह से एक इधर का पार्ट बन गया और दूसरा पार्ट इधर का बन गया। इनमें से यदि देखें तो ये जो कोशिका बन रही है वह कोशिका लेंस के आकार की बन रही है। इधर से ये कोशिका बनी वो लेंस के आकार की, इधर की जो कोशिका बनती है वो बड़े आकार की रहती है। तो जो बड़े आकार की कोशिका रहती है इसको कहते हैं कायिक कोशिका। वेजिटेटिव सेल। दूसरी जो ये लेंस के आकार की कोशिका बन जाती है, तो ये जो कोशिका बन रही है इस कोशिका को कहा जाता है जनन कोशिका। जनरेटिव सेल। तो एक परागकण से जो एक कोशिकीय अवस्था का था उससे अब एक दो कोशिकीय अवस्था बन जाती है, और ये जो दो कोशिकीय अवस्था है इसी अवस्था में अधिकतर पादपों में परागण की क्रिया होती है। ये अवस्था हम ये कहें परागण से पहले ही चलती है। इसके बाद यदि देखें तो यहां पर वही है कि इसके अंदर जीवद्रव रहेगा, इसके अंदर जो है रिक्तता रहेगी, सभी कोशिकांग इसमें रहेंगे, सभी कोशिकांग इसमें रहेंगे, लेकिन इनमें थोड़ा डिफरेंस रहेगा कि कायिक कोशिका और जनन कोशिका जो रहती हैं उनमें डिफरेंस आते हैं। और यदि हम इनके डिफरेंस की बात करेंगे तो देखते हैं कि डिफरेंस क्या रहेंगे। जैसे कायिक कोशिका और दूसरी जनन कोशिका, ये दो पार्ट है। सबसे पहले डिफरेंस तो यही हुआ कि कायिक कोशिका है वो बड़े आकार की, यानी आकार बड़ा। जनन कोशिका के आकार की बात करें तो छोटा। इसके बाद यदि देखें इनकी शेप की बात करें तो ये सामान्य तौर पर हम कहें कि ये गोल होती है या अनियमित भी बोल देते हैं इसको, तो हम इसको कहें गोल व अनियमित। यदि इसकी बात करें तो इसका जो रहता है शेप जो रहती है वो लेंस जैसी, लेंस जैसी। यदि दोनों के केंद्रक की बात करें तो इसका केंद्रक कायिक केंद्रक कहलाएगा और इसका केंद्रक जनन केंद्रक कहलाता है। तो ये तो हुआ कायिक केंद्रक। और ये हुआ जनन केंद्रक। इसके बाद यदि हम बात करें इनके जीवद्रव की, तो जीवद्रव कायिक कोशिका का अधिक रहता है और जनन कोशिका का कम रहता है। तो यदि हम बात करें जीवद्रव, इसमें अधिक होगा और इसमें जीवद्रव होगा कम। इसके बाद हम बात करें कि जीवद्रव की बात आती है तो सभी कोशिकांग आरएनए की बात करें तो इसमें जीवद्रव अधिक है। इसका मतलब हम कहेंगे कि इसके अंदर आरएनए भी अधिक होता है और इसमें आरएनए होता है कम। लेकिन जेनेटिक मटेरियल या फिर कहें डीएनए इसके अंदर समान होते हैं। तो डीएनए जो है, डीएनए इस कोशिका में और इस कोशिका का डीएनए इक्वल रहता है, बराबर रहता है, इनकी अमाउंट समान रहती है, कोई चेंज नहीं होता है। केवल आरएनए और जो कोशिकांग है वो इधर अधिक रहेंगे, जीवद्रव इधर अधिक रहेगा, इधर जीवद्रव कम रहता है, डीएनए इधर कम रहता है। तो इस प्रकार से ये इनके हुए। इसके बाद देखें कि ये जो कोशिका रहती है यदि इसके आकार की करें तो आगे इसके बाहर भित्ति बनती है, भित्ति बनने के बाद यह कोशिका हो जाती है गोल। तो बाद में यही कोशिका चेंज हो जाती है,
यानी हम बात करें इस तरीके से, इस तरीके से, इसके बाद ये कोशिका हो जाती है इस प्रकार से गोल। और ये इसका केंद्र। तो यहां पर जैसे ही इसके बाहर की ओर भित्ति बनेगी, प्रारंभ में इस जगह पर जीवदल और झिल्ली है, और बाद में इसके बाहर यदि हम बात करें तो इसके बाहर की ओर जो रहता है कोशिका भित्ति बनती है, और इसका आकार गोल हो जाता है। इसके बाद इसका आकार तर्करूपी या फिर कहें बेलनाकार स्थिति के अंदर आ जाता है, कि इसके बाद ये कोशिका है, ये कोशिका इस प्रकार से अपने आकार को बदल देती है। तो ये रहेंगे। तो प्रारंभ में कैसी है? प्रारंभ में ये कोशिका हमने कहा अनियमित आकार की, लेकिन यदि बाद की बात करें कि बाद में कोशिका कैसी है, तो हम ये कहेंगे बाद में कोशिका, तो बाद में जो कोशिका है ये कोशिका हो जाएगी अनियमित। इसके बाद यदि हम बात करेंगे इसका केंद्रक अनियमित, कोशिका अनियमित, केंद्रक अनियमित, और ये कोशिका हो जाती है गोल, और हम ये कहें इसके बाद तर्करूप। तो जो केंद्रक हम यहां पर दिखाते हैं, बाद में ये केंद्रक वास्तविक रूप से ऐसा न होकर के यह केंद्रक वास्तविक रूप से ऐसा हो जाता है। इस तरीके से ये केंद्रक बन जाता है। इसके बाद जो है अगला जो पार्ट आता है, इसके बाद ये जो पार्ट रहते हैं कि जैसे ये कोशिकाएं जनन कोशिका से नर युग्मक बनेंगे और कायिक कोशिका से बनेंगे परागनली। लेकिन यदि हम इसकी बात करें तो ये अलग अलग पादपों में अलग अलग स्टेप रहता है। कुछ पादपों में परागनली का अंकुरण परागण से पूर्व हो जाता है, और अधिकांश पादपों में परागनली का निर्माण परागण के पश्चात होता है। तो यदि हम इसको देखें, ये डिफरेंस वगैरह हो गए हैं। अब यदि देखें कि इससे बनेगी परागनली, ये जो कोशिका है कायिक कोशिका, ये किसका निर्माण करेगी? परागनली, और ये करेगी नर युग्मक। तो ये इनके डिफरेंस थे। कई बार क्वेश्चन इस तरीके से बोर्ड में पूछा जाता है कि कायिक कोशिका और जनन कोशिका है, इनके अंदर क्या डिफरेंस पाया जाता है पादपों में। इसके बाद हम बात करेंगे कि परागण के बाद, यानी ये कहें कि ये सेकंड स्टेप जो चलेगा, कि ये स्टेप, यानी ये स्टेप कंप्लीट हुआ, इसके बाद हम इस स्टेप की बात करेंगे परागण के बाद क्या होता है। तो परागण के बाद यदि हम देखें, अब इसके बाद क्रिया होती है परागण। यदि हम परागण की बात करें, परागण कहते किसे हैं, तो हम ये कहेंगे कि जब पराग कण वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है, तब इसी क्रिया को परागण कहते हैं। या फिर कहें, इसका एक अलग से चैप्टर है कि परागण किस प्रकार से होता है, जो इसकी विधियां रहती हैं, इसके मेथड रहते हैं, इसमें कौन से जो कारक या फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं जिनकी वजह से परागण होता है। तो ये एक अलग से पार्ट है। तो यहां पर यदि हम देखें तो सिंपल सा इसको एक बार देख लेते हैं, परागण होगा क्या। तो परागण की यदि बात करें तो जैसे ये जो पार्ट है इस तरीके से, ये पार्ट जो हमने पुष्प की संरचना में बनाए थे, ये पार्ट, ये वर्तिकाग्र है।
वर्तिकाग्र, ये वर्तिका और ये हुआ अंडाशय। और इसके साथ में यहां पर रहता है, मेन रूप से हम बात कहें, यहां पर परागकोश होते हैं, इनका स्फुटन होता है। तो ये जो है परागकोश, इनका जो स्फुटन होता है तो यहां पर मुक्त होते हैं परागकण। एक तो स्थिति ये होती है कि उसी पुष्प के हो सकते हैं, एक स्थिति ये हो सकती है कि पादप एक ही हो लेकिन पुष्प अलग अलग भी हो सकते हैं। तीसरी स्थिति ये होती है कि पादप ही अलग अलग हो सकते हैं, कि एक पादप की वर्तिकाग्र यानी मादा पुष्प है और दूसरे पादप के परागकण या फिर कहीं नर पुष्प भी हो सकते हैं। अब यदि हम इसमें देखें परागण जो है, परागण का मतलब है कि ये जो पार्ट है, इस परागकण का इस वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही परागण कहलाता है। तो यहां पर यदि हम देखें कि स्थिति ये होती है कि ये परागकण इस तरीके से ये हुआ, ये परागण हुआ, यानी इस वर्तिकाग्र पर ये परागकण पहुंच चुके हैं और अपना इसी समय दूसरा स्टेप स्टार्ट हो जाता है। तो हम ये कहें परागण के समय परागकण द्विकोशिकीय अवस्था में रहते हैं अधिकांश पादपों में। कुछ पादपों में 3 कोशिकीय अवस्था भी होती है और 3 कोशिका अवस्था जब बनती है जब इससे 2 नर युग्मक बन जाते हैं। तो 2 नर युग्मक होने से 2 कोशिकाएं वो हो जाती है, एक हो जाती है कायिक कोशिका। इस प्रकार से 3 कोशिकीय अवस्था में भी परागण होता है, लेकिन अधिकांश में ये होता है जहां 2 कोशिकाएं होती हैं। इसके बाद क्या होता है कि ये जैसे यहां पर पहुंचते हैं तो यहां पर हमने ये बताया था कि ये जो बाहर का पार्ट है इसके अंदर कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं, इन अलंकरणों में प्रोटीन पाए जाते हैं और ये जो प्रोटीन होते हैं ये एक स्पीशीज की वर्तिकाग्र को पहचानने में का कार्य करते हैं। यानी ये परागकण और ये वर्तिकाग्र एक ही स्पीशीज के पादप की है, इसको पहचानने का काम यहाँ पर जो प्रोटीन होती है इनके द्वारा किया जाता है और ये प्रोटीन टेपिटम के द्वारा स्रावित होती है। इसके बाद यदि हम बात करें कि ये जैसे यहां पर पहुंचते हैं तो यहां से कुछ रासायनिक पदार्थों से आकर्षित होते हैं या फिर कई एनर्जेटिक पदार्थ जो रहते हैं इनको लेते हैं। इसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस जगह पर बोरोन एलिमेंट्स या बोरोन तत्व का होना आवश्यक होता है। तो परागण के लिए यदि हम बात करें तो हम ये कहेंगे बोरोन जो एलिमेंट्स है उसका होना जरूरी होता है। इस बोरोन को ही बात करें तो ये परागण के लिए आवश्यक होता है। तो यहाँ पर यदि फ्रक्टोज, ग्लूकोज या फिर कहें कि एनर्जेटिक पदार्थ और साथ में बोरोन जैसे रहेंगे तो ये परागकण अंकुरित होने लग जाता है। या फिर कहें कि कायिक कोशिका है, इस कायिक कोशिका का जीव द्रव बाहर की ओर प्रेशर लगाने लग जाता है, यानी पोषक पदार्थों का अवशोषण हुआ, दूसरे जल का अवशोषण हुआ, बोरोन की वजह से एक्टिव हुआ और ये जीव द्रव बाहर की ओर प्रेशर लगाने लग जाता है इस बार। और हम ये कहते हैं कि ये इसका बाह्य आवरण स्पोरोपोलेनिन का बना हुआ होता है और स्पोरोपोलेनिन एक कठोर पदार्थ होता है जो टूटता नहीं है, विघटित नहीं होता है। तो इस जगह पर यदि हम बात करें तो यहां से ये बाहर की ओर नहीं आ सकता, लेकिन इन जगह पर जो छिद्र रहते हैं जिनको हम बोल रहे थे जनन छिद्र, ये हुआ, ये हुआ, एक ये हुआ। तो ये 3 जनन छिद्र हैं। इन जनन छिद्रों से प्रेशर के कारण या आवश्यक पदार्थों के अवशोषण के कारण ये बाहर आने लग जाता है और एक ट्यूब जैसी संरचना इन जनन छिद्रों से बाहर निकलती है। यदि हम देखें इसको तो इस तरीके से अब केवल मैं इसी डायग्राम को बना रहा हूं, इसको नहीं, यानी इसके साथ में रहता हुआ ही होगी एक क्रिया कंप्लीटली जो होगी ये वर्तिकाग्र रहेगी, यहीं पर होगी।
लेकिन मैं डायग्राम केवल इसी का बना रहा हूं। तो यदि इसको देखें तो हम ये कहेंगे कि ये संरचनाएं इस तरीके से हो जाती है। इस तरीके से पराग नली का अंकुरण होता है। और ये पराग नली इन जनन छिद्रों से, यानी ये जो पार्ट थे हमने ये कहा कि जनन छिद्र, इन जनन छिद्रों से बाहर आती है। हो सकता है एक जनन छिद्र से ही ट्यूब बने, हो सकता है 2 से बने, हो सकता है 3 से बने, यानी तीनों से भी बन सकती है, 1 से बन सकती है, 2 से भी बन सकती है। अब ये स्थिति बन सकती है तो मैंने यहां पर तीनों से दिखाया है। लेकिन इसके आगे के स्टेप की बात करें कि कौन सी पराग नली अपना विकास कर पाएगी, कौन सी पराग नली है जिसका डेवलपमेंट हो जाएगा या विकसित पराग नली बनेगी, या फिर कहें कि कौन सी पराग नली है जो इस वर्तिकाग्र से वर्तिका में आएगी, इस साइड की ओर आ जाती है, वो पराग नली कौन सी होगी, इधर की साइड में जो ट्यूब आएगी। तो इसका सीधा अर्थ यही है कि इनमें से तीनों में से वही पराग नली आगे विकास करेगी जिसमें कायिक कोशिका का केंद्रक जाएगा। यानी हम बात करेंगे कि ये केंद्रक जिसमें जाएगा, चाहे वह इसकी ओर जाए, चाहे वह इसकी ओर जाए, चाहे वह इसकी ओर जाए, किसी एक नली की ओर जाता है और वही अपना विकास करती है। तो आप देखते हैं कि कौन सी वृद्धि करती है। इस प्रकार से हमने देखा कि जैसे इस पराग नली की ओर इसका केंद्र कहा जाता है, और ये जो केंद्र कहा जाता है अब इसे कहा जाता है पराग नली केंद्र। तो हम ये कहें कि जो पराग नली का निर्माण है वो कायिक कोशिका करती है। कायिक कोशिका का केंद्र की इसके डेवलपमेंट को प्रेरित करता है या डिसाइड करता है कि कौन सी पराग नली जो है उसका डेवलपमेंट होगा। तो इस तरीके से ये स्थिति होती है और इसे कहा जाता है कि एक पराग नली का विकास हो गया है। इसके बाद जो आ जाता है कि ये जो पराग नली बन जाती है, यदि वो इस दिशा से बनती है तो भी वर्तिकाग्र की ओर जाएगी, यदि इधर बनती है तो भी वो इस तरीके से वर्तिकाग्र की ओर जाएगी। जैसे हम इसमें दिखाएं कि इस जगह पर बन रही है तो वो भी घूमती हुई इधर आएगी, इस जगह पर बन रही है वो भी घूमती हुई इधर आएगी, इस जगह पर बन रही है वो भी इधर आएगी। यानी पराग नली किसी भी दिशा से बने, सभी पराग नलियों की बात करें किसी भी दिशा से बन सकती है। एक का विकास होगा जिसमें कायिक कोशिका केंद्रक होगा और पराग नली हमेशा वर्तिका या फिर कहें वर्तिकाग्र की ओर इस ट्यूब जैसी संरचना की ओर वृद्धि करती है। ये इसका निश्चित होता है। और ये जो वृद्धि होती है वह एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, यानी पराग नली का जो वृद्धि करना है वो एक रासायनिक क्रिया होती है। इसके रासायनिक पदार्थों से आकर्षित होकर के इधर वृद्धि करती है और जाति विशेष की होती है। ऐसा नहीं होता है कि कोई भी परागकण किसी भी पादप की वर्तिकाग्र पर पहुंचे, यानी अलग अलग जाति के परागकण और वर्तिकाग्र हैं तो उसकी पराग नली डेवलप नहीं हो पाती है। अब यदि हम बात करें कि ये हुआ, अब अगले स्टेप में क्या होता है, जैसे इसका विकास होता है या फिर कहें कि जैसे ये वर्तिकाग्र इस जगह पर थी, ये इस तरीके से ये डेवलप हुआ। अब इधर से जो ये जनन कोशिका है, इस जनन कोशिका जो है ये भी इस पराग नली में एंटर करती है। हमने ये कहा कि ये एक तर्क रूपी हो जाती है ताकि पराग नली में आसानी से जा सके। तो ये एक प्रकार से हम ये कहें कि लंबी बेलनाकार तर्क रूपी हो जाती है जिससे कि ये इसमें आसानी से चली जाती है। तो ये इसकी ओर वृद्धि करती है, यानी इसकी ओर आ जाती है इधर। लेकिन आते समय ये जैसे ही पराग नली में आती है 2 कोशिकाओं में डिवाइड हो जाती है, विभाजित हो जाती है और 2 अगुणित कोशिकाएं बन जाती है। तो यहां पर बनेगी 2 अगुणित कोशिकाएं, वो 2 अगुणित कोशिकाओं से बनते 2 नर युग्मक। तो अगले स्टेप में यदि हम इसको देखें तो हम ये कहेंगे कि ये जो पार्ट है, जब ये कोशिका इधर आ रही है तो हमने ये कहा कि ये 2 कोशिकाओं में डिवाइड हो जाती हैं और दोनों कोशिका अगुणित होती है। तो यहां पर ये 2 कोशिकाएं बन गई और ये है जनन कोशिका। तो 2 जनन कोशिकाएं बन रही हैं या फिर कहें नर युग्मकों की पूर्व कोशिका। तो
तो यहाँ पर कुछ पादपों में इस स्थिति में भी परागण होता है कि जहां पर हम कहें कि 2 जनन कोशिकाएं और एक परकायिक कोशिका भी होती है, तो ये स्टेज भी पाई जाती है। जहां हमने ये कहा था 3 कोशिका अवस्था में भी परागण होता है। इसके बाद में ये जो दोनों कोशिकाएं हैं ये 2 नर युग्मकों में परिवर्तित हो जाती है और पादपों की ये नर युग्मक जो रहते हैं अगतिशील रहते हैं। तो यहां पर यदि हम बात करें तो हम ये कहेंगे इसके बाद जो है अगले स्टेप में इन जो 2 कोशिकाएं बन रही है जनन कोशिका, इनसे 2 अगुणित नर युग्मक बन जाते हैं और सबसे आगे जो पराग नली जो है उसका केंद्रक रहता है और ये केंद्रक कुछ समय बाद नष्ट भी हो जाता है। तो इस पराग नली में केवल 2 नर युग्मक ही बनते हैं। और जहां नर युग्म कोदभीद की बात करें तो हम इस संरचना को नर युग्म कोदभीद बोलते हैं, या फिर ये कहें कि पराग नली युक्त परागकण जिसमें 2 अगुणित नर युग्मक उपस्थित हो, तो इस संरचना को हम नर युग्म कोदभीद नाम देते हैं। यानी यही जो पार्ट रहता है इसी का नाम होता है ये पार्ट हुआ, यानी इसको हमने कहा नर युग्म कोदभीद। तो ये डेवलपमेंट हुआ। इस डेवलपमेंट में यदि हम बात करें कि यहां तक का जो पार्ट रहता है, या फिर कहें कि जैसे इस पार्ट की हम बात करें यहां से ये पार्ट, यदि इसकी बात कर रहे हैं तो ये पार्ट रहता है परागण से पूर्व। परागण से पूर्व का पार्ट है यहां तक का। और यदि हम इस पार्ट की बात करते हैं कि ये जो पार्ट है, ये पार्ट रहता है परागण के पश्चात। परागण के पश्चात, तो ये इसका सेकंड स्टेप था और ये इसका फर्स्ट स्टेप था। और इस पूरी प्रक्रिया को कहा था हमने नर युग्म कोदभीद का परिवर्धन, और इस संरचना को हमने कहा था नर युग्म कोदभीद। तो एक परागकण जो रहता है उससे नर युग्म कोदभीद इन सब स्टेप से या इस सब प्रक्रिया या प्रोसेस से होता हुआ बनता है। और लास्ट में जैसे हमने ये कहा था कि इस जगह पर जो वर्तिकाग्र है ये पार्ट, ये इसके बाद लास्ट में जैसे जो अंडाशय रहता है तो यहां पर बीजांड रहते हैं, इन बीजांडों के पास ये पहुंच जाता है और बीजांडों में होते हैं मादा युग्मक। तो हमने ये कहा कि नर युग्मक आ जाते हैं, मादा युग्मक, इनका संयोजन भी हो जाता है। तो यदि हम इसको देखते हैं तो जो एक पार्ट जो रहता है कि पादपों में नर युग्मक कैसे बनते हैं वो पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद दूसरा जो पार्ट रहता है वो आता है कि पादपों में मादा युग्मक कैसे बनते हैं।